हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करें, बेझिझक डिसलाइक करें। और उसके साथ ही ये भी बता दें कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या आपको नहीं सही लग रहा है, तो आपको रीज़न देना है बस, जिससे मैं और उस वीडियो में और अच्छा जो भी मेरे में कमियां हैं मैं उसमें सुधार कर सकूं। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं जो भी हमारा पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है वो। तो पिछले लेक्चर का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति के जो वीटो पावर, उनकी जो वीटो पावर, जो शक्तियाँ होती हैं वो हमने पढ़ा था उसमें। तो कौन से आर्टिकल के तहत पढ़ा था, आर्टिकल 111। कौन से आर्टिकल के तहत, 111 के तहत, 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत हमने पढ़ा था वीटो पावर। क्या पढ़ा था, वीटो पावर। तो वीटो पावर में पहला, एक तो मैंने बताया 4 तरह की वीटो पावर होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 ही वीटो पावर यूज़ होती हैं। जिसमें मैंने एक बताया कि एक पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि उसे ख़त्म कर दिया गया है। वो कौन सी है, अत्यंत अत्यंतकारी। अत्यंतकारी क्या है, अत्यंतकारी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट। क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट वीटो पावर। जिसमें मैंने ये बताया था कि ये पहले था 1986 के टाइम पे लगभग, जो कि नहीं ऐसा कहा, पहले 1986 के टाइम पे नहीं था ये, बल्कि पहले ऐसा था जब 1986 के टाइम पे तो हमारे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉकेट वीटो का यूज़ किया था हमारे जैनी जेल सिंह ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे उस समय। लेकिन उसके भी पहले ये एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ किया जाता था, जिसके तहत राष्ट्रपति को अगर कोई बिल या फिर कोई विधेयक सही नहीं लग रहा है तो वो उसे वहीं पे ख़त्म कर देते थे। और एक बार अगर वो एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत किसी बिल को या किसी जो भी विधेयक को अगर एब्सोल्यूट वीटो पावर लगा रहे हैं तो उसके बाद वो रिव्यू के लिए भी वो पार्टी या फिर वो जो भी है वो नहीं ला सकता है, वो वहीं पर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप उसको रिव्यू के लिए बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, जो कि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। ये पहली वीटो पावर है। और दूसरी क्या है, दूसरी हमारी सस्पेंडिव। क्या नाम बताया था मैंने, सस्पेंडिव वीटो पावर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में हम इसे निलंबकारी, ये जो कि हमेशा अक्सर यूज आपने भी सुना होगा इसको, कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उन्हें अगर कोई बिल या फिर कोई विधेयक नहीं पसंद आता है तो वो उसे रिव्यू के लिए, मतलब कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये कुछ और इसमें मतलब सही या सुधार होनी चाहिए। तो ऐसे अगर किसी बिल या किसी विधेयक पे वो सस्पेंडिव वीटो पावर का यूज़ करते हैं तो उस बिल में थोड़ा चेंजेस हो या फिर वैसे का वैसे ही, अगर साधारण बहुमत यानी कि 50% बहुमत के साथ अगर लेके आ रहे हैं तो राष्ट्रपति जी पूरी तरह से बाध्य हो जाएंगे फिर उस बिल को पास करने के लिए। तो सस्पेंडिव वीटो पावर में यही होता है कि उस बिल पे मतलब एक बार अगर वो रिटर्न कर दे रहे हैं तो दोबारा उन्हें साइन करना ही करना है। वो उस बात के लिए एकदम एक तरह से पूरी तरह से वो मैंडेटरी हो जाएगा उनके लिए कि हाँ उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। अब फिर उससे वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं सस्पेंडिव वीटो पावर के तहत, वो सिर्फ एक बार उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, थर्ड क्वालिफाइड, जो कि हमारे देश में ना ये यूज़ होके बल्कि यूएसए में होता है। मैंने इसमें बताया इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसका जो हमारे यहाँ पे रिव्यू के लिए भेजते हैं तो उसके बाद 50% यानी साधारण बहुमत से ही आप लेके आ सकते हैं, लेके आएंगे अगर, तो आप राष्ट्रपति जी उसको साइन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर जिसकी पार्टी है वही बिल लाती है तो उसके पास
कम से कम 50% लोगों का तो बहुमत रहता ही है, तभी तो वो उस रूलिंग पार्टी रहती है। तो और लेकिन ये जो क्वालिफाइड वीटो पावर है ये यूएसए में यूज़ होता है। यहाँ पे विशेष बहुमत होना चाहिए जो कि 2/3 होता है। विशेष बहुमत होना चाहिए, उसका मतलब 2/3 लोगों का बहुमत आपको प्राप्त होना चाहिए कि हाँ ये बिल सच में सही है और इसे पास करना चाहिए राष्ट्रपति जी को। तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। ये हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ये बिल बस एक इंटरनेशनल नॉलेज के लिए आपको मैं बता रही हूँ बस। और जो फोर्थ हमारा था वो क्या था? पॉकेट वीटो। क्या था? पॉकेट वीटो, जिसको जेबी कहा जाता है, जिसमें ये एकमात्र ऐसा मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये राष्ट्रपति जी की जेब के जैसे वो यूज़ करते हैं। अगर कोई बिल या कोई जो मतलब आया है बिल हो या फिर कोई भी जो ऐसा विधेयक आया हो जो उन्हें नहीं सही लग रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए ना वो अनुमति देंगे, मैंने हमेशा बताया कि ना वो अनुमति देंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए देंगे। वो दोनों के लिए ही नहीं देंगे बल्कि वो अपने पास ही रख लेंगे। और ऐसा किया था कि किस राष्ट्रपति जी ने? उन्होंने 1986 में जो हमारे इंदिरा गांधी के पुत्र जो राजीव गांधी जी थे उनके समय पे जैनी जैल सिंह जी थे। कौन थे? जैनी जैल सिंह जी। इन्होंने उनकी जो डाक विधेयक संशोधन था वो उसे पास नहीं किया बल्कि उसे अपने पास ही रख लिया और वो आज तक वैसा ही है, उसे कोई भी और पास नहीं करवा रहा है। क्यों ये सही नहीं था? क्योंकि ये एक इंसान की जो एक तो ये कहा जाए कि जो आज हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपनी प्राइवेसी का हनन नहीं होने देंगे जब तक हम नहीं चाहते तो कोई हमारी प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकता है। एक तो वो अभी की तरह से ये गलत था। और वो दूसरी बात ये कि किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम क्यों पढ़े, वो उसमें क्या रखा है, उसने क्या भेजा है, तो वो उसका पर्सनल राइट है कि वो जिसको भेजना चाहता है वही उसको देखे, जो कि गलत था। उनका ये कहना था डाक विधेयक के तहत कि वो उस सारे लेटर्स को खोल के पढ़ेंगे, उसके बाद जिसे भेजना है उसे भेजेंगे, जो कि एक तरह से इलीगल भी है अब तो। ये हमारे राष्ट्रपति जी का रिवीजन हुआ। उसके बाद मैंने उपराष्ट्रपति में भी बताया था, जो अब हम आगे रिवीजन करेंगे। उपराष्ट्रपति जी में हमने स्टार्ट किया था, कल ही स्टार्ट उसका कर दिया था। आप लोग को याद होगा कि मैंने उपराष्ट्रपति कल ही स्टार्ट कर दिया था, जो कि आर्टिकल 63 से 69 तक हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी मतलब बातें हैं वो 63 से लेके 69 के बीच में आती हैं। जिसमें पहला क्या मैंने बताया था? 63 इनका ट्रिक मैंने एक तो बताया था। ट्रिक क्या था? उसरा निका चुस। ये मैंने इसका मतलब इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था, जिसमें मैंने ये कहा था 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये हो गया। इनके सारे आर्टिकल जो भी मतलब इनसे रिलेटेड जो भी पावर्स हैं या फिर उनके निर्वाचन का जो भी है वो। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? 63 पढ़ा था। क्या पढ़ा था 63 में? कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ऊ से उपराष्ट्रपति, ये जो ऊ है उससे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति जी का जो पद है वो हमारे देश में एकदम मतलब हमने यूएसए से लिया था, इसलिए हमारे यहाँ पे जैसे उपराष्ट्रपति का मतलब पोस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर मिलती जुलते ही पावर हैं। क्योंकि हमने वहीं से लिया है, उनका पद हमने वहाँ से लिया है। अब उसके बाद क्या आता है? 64 में मैंने क्या बताया था? स से सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के
सभापति होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कल ही ये बता दिया है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको याद रखना है। आगे का लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी भी हम रिवीजन ही कर रहे हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। क्यों? क्योंकि उनके पास उपराष्ट्रपति के तौर पे जो भी मतलब वो कुछ करते नहीं हैं, तब तक नहीं उन्हें करना होता है जब तक कि राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति ना हो तो। और राष्ट्रपति किन किन सिचुएशन में नहीं होते हैं, जब उन पर महाभियोग लगा गया हो, या फिर उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, उसके साथ ही उनकी मृत्यु हो गई हो। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज होता है। तो उनको उपराष्ट्रपति का पद तब यूज में आता है जब राष्ट्रपति ना हो। और राष्ट्रपति बहुत ही कम सिचुएशन में, ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति जी नहीं रहे हों। ऐसा सिर्फ आज तक तो कम से कम ज़्यादा बार तो हुआ नहीं है, सिर्फ 3 ही बार हुआ है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी लेक्चर में। तो उन्होंने ये इस पद का, उपराष्ट्रपति का पद 3 ही बार मतलब ऐसा हुआ है कि यूज़ हुआ है, लेकिन बाकी सब टाइम पे वो क्या करेंगे, तो उन्हें इसलिए ये काम दिया गया है, ये काम सौंपा गया है कि आप राज्यसभा के सभापति रहें। और वो सैलरी भी इसी पद के लिए लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए उन्हें 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिलती है। और उन्हें सभापति बनाने के तौर पे वो, एक तो मैंने कल ही बताया था कि ना वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो सभापति होते हैं राज्यसभा के। कहाँ के सभापति होते हैं? राज्यसभा के। और लेकिन वो वहाँ के मेंबर नहीं होते। लेकिन जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पीकर होते हैं, तो वो जो लोग बातें कहते हैं उनको वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, उसके बाद कौन सा विधेयक पास होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कशन उनका अपना होता है। तो वो सब कहाँ, वो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो इन्हीं में से एक होते हैं। जो 545 होते हैं, इन्हीं में से एक चुने जाते हैं स्पीकर। लेकिन इसमें जो 245 होते हैं, उसमें से ये सभापति नहीं होते हैं, वो एक तरह से अलग ही बन के आते हैं। तो जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर तो इसी में से चुन के आते हैं, लेकिन जो हमारे सभापति होते हैं वो इसमें से नहीं चुन के आते हैं। तो ये हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज भी, कल हमने सब सिर्फ स्टार्टिंग किया था उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, जो भी उनके पद और सभापति होने से रिलेटेड जो भी उनकी ड्यूटीज़ होती है और क्यों वो सभापति बनाए जाते हैं वो भी मैंने बताया, और कैसे कैसे उन्हें सैलरी वगैरह मिलती है, जो वेतन मिलता है वो कैसे मिलता है। आज हम, कल हमने क्या यहाँ सिर्फ 2 आर्टिकल कवर किए थे, आज हम 65 पढ़ेंगे। कौन सा आर्टिकल? 65। 65 में क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये तो मैंने बताया आपको कि पिछले लेक्चर में ही कि 64 में मैंने बताया कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो अगर ना हो तो उपराष्ट्रपति जी तब उनकी जगह पे जब आते तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति जी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति चुने ना जाए। लेकिन जब तक वो नए राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं तब तक उपराष्ट्रपति जी को भी उतना ही अधिकार, उतनी ही पावर होती है जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी को होती है कि इमरजेंसी लगा सकते हैं, तीनों सेनाएं उनके कंट्रोल में होती हैं, किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। वो सारी की सारी पावर, सारी की सारी जितनी भी मतलब उनसे रिलेटेड जो भी पावर है, ड्यूटीज़ है, जो भी सैलरी वगैरह, सब कुछ उतनी ही मिलेगी जितनी कि राष्ट्रपति जी को मिल रही हैं। लेकिन जब तक कि नए राष्ट्रपति चुने नहीं जाते तभी तक, उस टाइम पीरियड के बीच तक ही सिर्फ मिलेगी, उसके बाद वो अपने पद पे फिर आ जाएंगे। तो अब मैं बता रही हूँ कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कब होते हैं? जब हमारे राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं तब उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी टेम्पररी पोस्ट को संभालने का काम करते हैं। तो वो कब ऐसा हुआ है कि हाँ कितने बार हुआ है आपके दिमाग में आया था? तो मैंने कल ही बता दिया था कि अब तक कुल 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितने बार? 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं।
उनमें ये 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक तो बता दूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से ये कहा जाए कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है कि हाँ, कि कौन से ऐसे 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं आज तक हमारे देश में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो वो 3 हमारे हैं, पहला वीवी गिरी। क्या है? वीवी गिरी। और दूसरे मोहम्मद, अगर आप ना याद करें तो भी अच्छी बात, ऐसे याद कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और तीसरे जो हैं वो ये आखिरी हैं जो ऐसे हैं जो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, बीडी जत्ती। ये 3 ही सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति आज तक हमारे देश में बनाए गए हैं। और वो भी कब बनाए गए हैं? जब ऐसे 3 बार ऐसे हुए कि हमारे राष्ट्रपति जी की, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में ये 3 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन बाद में ये जब ना राष्ट्रपति जी अपने पद पे ना रहे हैं तो उस समय इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे अपना पद संभाला है। और वहाँ पर मतलब ये तीनों ने उतना ही मतलब उन्हें भी उतनी ही पोस्ट की, वो जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें भी उतनी ही पावर मिलती है जितनी कि एक राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि उस समय वो एक राष्ट्रपति के सीट पे होते हैं। उन्हें भी उतनी ही जिम्मेदारियां, उतने ही सारे पावर इसलिए दिए जाते हैं। और ये जो उस समय जो भी मतलब एक तो कहा जाए, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर राष्ट्रपति जी की जगह पे अगर उपराष्ट्रपति जी उस पोस्ट को संभाल रहे हैं तब उपराष्ट्रपति की पद कौन संभालता है? तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि आपको ऐसा आना चाहिए दिमाग में। लेकिन ये कौन संभालता उस समय जब तक कि हमारे राष्ट्रपति जी उस उपराष्ट्रपति जी अपने पद पे ना हो। तो वहाँ पे जैसे एक सभापति होते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति जी उनकी पद को संभालेंगे। वैसे ही सभापति के लिए, ये सभापति के बाद कौन होते हैं नीचे? उपसभापति जी जो होते हैं। अगर जब मतलब ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति जी अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का पद देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो उपसभापति होते हैं वो सभापति के जो भी रिलेटेड जो भी मतलब ड्यूटीज होती हैं, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसे पूरा करने का काम करते हैं। तो ये हमारे मतलब राष्ट्रपति जी से जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनसे क्या क्या रिलेटेड बातें होती हैं वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। अब ऐसा मान लीजिए कि जरूरी तो नहीं है कि सभापति हैं तो उपसभापति भी हमेशा चुने ही जाए। क्यों? क्योंकि इनकी ज़रूरत, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति जी की ज़रूरत कम हमें पड़ेगी जब अगर राष्ट्रपति ना हो तभी। लेकिन उस सिचुएशन में उन्हें सभापति की भी पोस्ट दी रहती है। एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें 2 पोस्ट दी रहती हैं, लेकिन वो सभापति के तौर पे सैलरी लेते क्योंकि वो वहीं पे काम करते। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, उपसभापति नहीं है, तो उस समय तक राज्यसभा में जो सभापति का जो भी मतलब पद है वो खाली रहेगा। जब तक कि नए राष्ट्रपति चुने नहीं जाते तब तक राज्यसभा में सभापति का पद जो है वो खाली रहेगा। क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही अब मैं नया जो आर्टिकल है 66, अब हम आगे बढ़ेंगे कि 66 आर्टिकल में क्या क्या है। तो इसमें तो आपको ये मैं पहले बता दूं कि ये देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ट्रिक कैसे, मतलब ये जो ट्रिक्स है उसका कहाँ, तो यहाँ देखिए ये जो रा है, ये रा और यहाँ पे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या क्या पावर होते हैं, कैसे कैसे और कब कब चुने गए हैं वो बताने के लिए इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति जी मैंने लिखा है। सो अब हम 66 आर्टिकल अब स्टार्ट करेंगे। 66 क्या है? नी से क्या होगा? निर्वाचन। इनका भी तो निर्वाचन होता है। तो इनका निर्वाचन कैसे कैसे होता है?
कैसे कैसे इनका निर्वाचन होता है, कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेता है और क्यों भाग नहीं लेता है, ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगी। जो भी डाउट्स हैं सब के सब यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगे। उस डाउट्स के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हाँ ये मेरे दिमाग में रहे या ये मुझे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं सारे आंसर कोशिश करूँगी जितने हो सके उतने आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ यहीं पे। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि निर्वाचन कैसे कैसे होता है। इनके निर्वाचन में पहले तो ये जो हमारी संसद है ये हमारी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उसके साथ ही जो लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन होते हैं, मैंने बताया था कि जिन्हें राष्ट्रपति जी चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं, एंग्लो इंडियन। और इस राज्यसभा के जो 12 मनोनीत व्यक्ति होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया है आपको कि जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं 12, जो ये सब इनके जो ये सारे के सारे हैं, 2 एंग्लो इंडियन 12 मनोनीत व्यक्ति, ये सब के सब उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके साथ ही अब कौन नहीं लेते हैं, ये तो लेने वाले हैं हमारे। अब कौन नहीं लेने वाले हैं मैं अब उनके बारे में बता रही हूँ। तो वो कौन है वो हम अब जानेंगे। अब हम जानेंगे भाग ना लेने वाले। तो वो कौन होते हैं, देखिए आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने क्या कहा था कि जो हमारे विधान मंडल होता है उसमें विधान सभा और विधान परिषद 2 भाग होते हैं। तो जो विधान परिषद होता है वहाँ पे वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वहीं पे मैंने बताया था कि वो उपराष्ट्रपति में भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो 7 ही स्टेट में सिर्फ है। तो ऐसा अगर लेंगे तो पक्षपात होगा बाकी सब स्टेट में, क्योंकि नहीं है, तो इसलिए वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि इनके चुनाव में विधानसभा भी भाग नहीं लेगी। ये दोनों ही यहाँ पे भाग नहीं लेंगे। और वो क्यों नहीं लेंगे उसका रीज़न है ये क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास ये पावर होता है कि वो जो जैसे कि वो पूरे स्टेट को अगर उन्हें मतलब हम किसकी चीज़ में, जैसे हमें पीएम चुनना है तो हम क्यों उनके चुनाव में भाग लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तरह से बाद में जो भी वो डिसीजन लेंगे वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए हम उनके चुनाव में भाग लेते हैं। वैसे ही उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में ये सब भाग लेते हैं, ये दोनों भाग लेंगे, लेकिन ये नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो उन्हीं को वोट देंगे, इसलिए ये नहीं लेते हैं। उसके साथ ही ये बताया था मैंने, क्योंकि 7 ही स्टेट में, इसलिए ये नहीं लेंगे। लेकिन विधानसभा जो है वो सारे स्टेट में है, और सारे स्टेट में और सारे कंट्री पे जो इमरजेंसी लगाने का पावर है वो हमारे राष्ट्रपति जी को है। तो अगर आप राष्ट्रपति चुन के भेज रहे हैं तो आप इस बात के लिए, अगर वो मतलब इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो आप इस बात के लिए भी एग्री कर रहे हैं कि हाँ मैंने जो राष्ट्रपति चुना है वो सही है, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ इमरजेंसी लगाना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उन्हें ये सब पावर नहीं होते हैं कि उन्हें तो कुछ स्टेट से रिलेटेड कुछ भी पावर नहीं होते जब तक कि वो अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति जी ना बने तब तक। उन्हें सिर्फ सभापति के तौर पे ही सैलरी मिलती है। वो सभापति होने के नाते राज्यसभा में जो भी बातें होती हैं, जो मतलब एक दूसरे से दलीलें होती हैं, वो सब सुनते हैं, बस वही कि हाँ आप बोलिए, आपकी बात बताइए, आप बताइए, ऐसे से बस यही सब। लेकिन उनके पास स्टेट से रिलेटेड कोई पावर नहीं होता। जब वो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो क्या ये उनके निर्वाचन में भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। जब उनका इन पे कोई डिसीजन नहीं, कुछ नहीं, तो वो क्यों लेंगे? तब इसीलिए
ये दोनों उनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा ही सेम टू सेम जो इनके निर्वाचन का प्रोसेस है, इनके निर्वाचन का एक आपको ट्रिक के तौर पे मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन जो है इनका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का महाभियोग, दोनों बराबर है। दोनों में इनके निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वही इनके महाभियोग में भाग लेंगे, और इनके महाभियोग में जो भाग लेंगे वही इनके निर्वाचन में भाग लेंगे। आप ध्यान देंगे पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि लोकसभा और राज्यसभा और उसके साथ ही महाभियोग में राष्ट्रपति जी के जो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत व्यक्ति भी लेते हैं भाग, लेकिन ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। वैसे ही इनके निर्वाचन में ये दोनों भाग नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे, पूरी की पूरी संसद लेगी। ये राष्ट्रपति जी का जो महाभियोग है, वो जो प्रोसेस है वही इनके निर्वाचन, उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का जो प्रोसेस है वही इनके मतलब महाभियोग का प्रोसेस है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि इनका निर्वाचन और इनका महाभियोग दोनों का जो लोग इसमें भाग लेंगे वही लोग इसमें भी भाग लेंगे। इसीलिए आपको याद रखना है एक ट्रिक के तौर पे, ये मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही आप अपने नोट्स में भी लिखें, जिससे आपको इन मतलब जब भी रिवीजन करना हो तो आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए ये निर्वाचन का नहीं, मैं यहीं पे बता रही हूँ, अभी निर्वाचन खत्म नहीं हुआ है, निर्वाचन में ही और भी है इनके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी है, अभी मैं आगे बताऊँगी। अब हम ये मैंने अभी जो बताया वो ये था कि कौन भाग लेंगे, कौन भाग नहीं लेंगे और क्यों भाग नहीं लेंगे, वो सब मैंने, और क्यों भाग ले रहे हैं वो उसका रीज़न दिया। अब मैं इनकी योग्यता के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा आर्टिकल है। अगर इनकी योग्यता के लिए भी एक अलग आर्टिकल बनाया जाए तो आर्टिकल की जो संख्या है, जो नंबर्स है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए निर्वाचन में ही इनकी योग्यता से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी इसी में लिखी गई हैं। तो योग्यता में ही जो इनकी पहली योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ के नागरिक होने चाहिए। नागरिक होने के साथ साथ उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही वो मतलब उनको सपोर्ट, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी को सपोर्ट करने के लिए 50 जो मतलब कि प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वैसे ही इनके लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कि 20 जो राज्यसभा में चुने जा रहे हैं तो राज्यसभा के लोग होने चाहिए और 20 बाहरी लोग इन्हें सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ इन्हें सभापति बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनकी जो जमा राशि है, जो कि एक डिपॉजिट के तौर पे ये जमानत राशि जो होती है वो कितनी है, इनकी भी 15,000 ही है। कितनी है, 15,000 है जमानत राशि। आपको ये सब जो मैं बोल रही हूँ वो भी और जो लिख रही हूँ वो भी सब अपने नोट्स में डिटेल्स में लिखना है, जिससे आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे आसानी हो। इसके साथ ही इनका जो मतलब निर्वाचन अगर इनके लिए वोटिंग हो रही है तो इन्हें कम से कम 1/6 वोट मिलना ही चाहिए, नहीं तो इनकी जो जमानत राशि है वो जैसे राष्ट्रपति जी की जब्त कर ली जाएगी वैसे इनकी भी जब्त कर ली जाएगी। वोट का इसके बाद ये इनके साथ ही, इसके साथ ही जैसे राष्ट्रपति जी को था कि वो पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिये नहीं होने चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। लाभ के पद पे मैंने क्या बताया था, लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद यानी कि आप किसी सरकारी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर आप हैं कहीं तो ऐसी सिचुएशन में लाभ के पद पे होने ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो त्याग पत्र देना होगा। जो भी पोस्ट पे आप हैं उस पोस्ट से आपको त्याग पत्र देना होगा। जब इलेक्शन हो जाएगा आप जीत जाएंगे उसके बाद आपको त्याग पत्र देना होगा। तो ये हुआ
जो हमारा आज का लेक्चर है। और अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। तो 65 से हम इसमें पढ़ रहे हैं, 64 तक उसी में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम 65 से पढ़ रहे हैं। तो 65 में हमने क्या पढ़ा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति से रिलेटेड कब उपराष्ट्रपति जी कब कार्यवाहक राष्ट्रपति जी होते हैं, तो वो उनकी ऐसा कब कब हुआ है, ऐसा 3 बार हुआ है। मैंने बता दिया कि कब किनके समय पे हुआ है। तो बीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ये 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति होने का पद दिया गया था जब राष्ट्रपति जी हमारे उस समय उनकी मतलब मृत्यु हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति जी बनाया गया है। और जब सभापति नहीं हो, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वही सभापति होते हैं, तो जब वो नहीं होते हैं तो उप सभापति होते हैं। और अगर ये भी ना हो तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, उस समय तक राज्यसभा में जो सभापति का पद है वो खाली रहता है जब तक कि सभापति ना मतलब अपने नए राष्ट्रपति चुने नहीं जाते तब तक। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो हमारा 66 आर्टिकल है वो है निर्वाचन का, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करता है। तो निर्वाचन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। उसके साथ ही 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत व्यक्ति भी भाग लेते हैं। और ये सब मिलके वोटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी राष्ट्रपति जी रहेंगे, उपराष्ट्रपति जी हैं, वो चुने जाएंगे। अब मैं ये बताई थी मैंने आपको इसमें कि कौन भाग नहीं लेते हैं। तो भाग नहीं लेने वाले कौन कौन हैं? भाग नहीं लेने वाले हैं हमारे विधानसभा और विधान परिषद जो है वो इसमें भाग नहीं लेंगे। और मैंने इसके साथ ही आपको एक ट्रिक के तौर पे याद रखने के लिए बताया कि जो राष्ट्रपति जी का महाभियोग प्रोसेस है जो उसमें भाग लेंगे वही लोग सेम टू सेम उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेंगे। जो इनके निर्वाचन में लेंगे वही इनके महाभियोग में भी लेंगे। जैसे कि वहाँ पे भी 2 एंग्लो इंडियन भाग ले रहे थे, लोकसभा राज्यसभा, और उसके साथ ही 12 मनोनीत व्यक्ति भी भाग ले रहे थे। वैसे ही इनके महाभियोग में भी है, वैसे इनके निर्वाचन में है। तो आप याद रखने के लिए दोनों के एक लिंक के जैसा अगर जोड़ के याद करेंगे मतलब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे एक ऐसे पढ़िए जैसे कि एक लिंक एक दूसरे से जोड़ के जब आप पढ़ना सीख जाएंगे उसके बाद आप भूलेंगे नहीं, बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा। अगर आप नहीं भी मतलब ऐसा सोचेंगे कि मैं भूल गया, नहीं, अगर आप लिंक के साथ याद कर रहे हैं तो आप भूल ही नहीं सकते, आपको हमेशा याद रहेगा वो। तो अब हम आगे का रिवीजन करते हैं। अब हम आगे का जो उनसे रिलेटेड जो योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए कि हाँ उपराष्ट्रपति जी को ये योग्यता होनी चाहिए। पहले मैंने क्या बताया कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली कंपलसरी मतलब कि कोई भी पोस्ट के लिए आपको पहले तो भारत के नागरिक होने ही चाहिए। उसके साथ ही उनकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद 20 प्रस्तावक उन्हें मतलब सपोर्ट करने चाहिए। उसके साथ ही 20 अनुमोदक भी सपोर्ट करने चाहिए। मैंने इसका एकदम मतलब आपको इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो राज्यसभा के लोग उन्हें 20 सपोर्ट करने चाहिए, उनका बहुमत होना चाहिए। उसके साथ ही 20 बाहरी लोग भी उन्हें सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ इन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप उनके मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लिए अगर आप खड़े हो रहे तो आपको 15,000 जमानत राशि जमा कराना होगा। और अगर आप 1/6 लोग जो भी वोट है उतने का अगर 1/6 आप नहीं लेके आ रहे हैं मतलब बहुमत, तो आप जो हार जाएंगे, अगर मान लीजिए अगर कहा बहुमत यानी हार जाएंगे, अगर आपको उतना लोग नहीं सपोर्ट किए, उसके बाद जो आपकी 15,000 जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही आप अगर उपराष्ट्रपति के पद पे जैसे राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होने के लिए आप पागल नहीं होने चाहिए, उसके साथ दिवालिया नहीं होने चाहिए, कोई लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। और अगर हैं तो आपको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, आपको अपना पद छोड़ना होगा, रिजाइन देना होगा। तो ये हुआ हमारे लेक्चर आज यहीं पे कंप्लीट। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। इसके साथ ही सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो उसी समय आपको वहीं पर आपको डिसलाइक करना है। इसके साथ ही डिसलाइक क्यों किया, आपको क्या ख़राब लगा, क्या नहीं समझ में आया, ये मुझे रीज़न देना जिससे मैं अपने आप में और सुधार कर सकूं। मेरे जो भी कमियां हैं मैं उसे सुधार कर सकूं। हर किसी को मतलब सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। तो इसके साथ ही अगर आपको जो भी लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, सीधा सा। और अगर
अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ये एजुकेशन की जो सिस्टम है उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए थोड़ी सी। मैं आपसे और कुछ तो मांग नहीं रही हूँ, सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी तो सर्च नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपकी जो भी मतलब यूट्यूब के पेज पर डायरेक्ट आपको दिखेगी, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है इसलिए आपको सब्सक्राइब करने बोली और बाकी मेरा उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपके लिए ही बोल रही हूँ, जिससे आपको जो भी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू, बाय।